नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा के मंदिरों की यात्रा निकल के पहुंच गई है सारनाथ, भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू तीर्थस्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ भी सिद्ध हुआ। ये स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य तीन है लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जैन धर्म में इसे सिंहपुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहीं से थोड़ी दूरी पर हुआ था। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है, जहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का जबरदस्त मेला लगता है। सारनाथ में ही अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ है, भगवान बुद्ध का मंदिर, धार्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, मूलगंध कुटी और नवीन विहार इत्यादि दार्शनिक स्थल यहीं पर हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं से अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के स्तूप को बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं कि बुद्ध के पद चिन्हों को संभाल के रखना, अपितु बुद्ध ने जो भी कर्म शुरू किए, उन्होंने जो भी निर्वाण प्राप्त किया, यही वह स्थान है जहाँ से वह संसार में जाना शुरू हुआ। इसीलिए इसे प्रथम धम्म पढ़ाना भी कहते हैं, जिसे उन्होंने अपने 5 शिष्यों को दिया था। इसका निर्माण कार्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में स्तूप और चक्र के रूप में सारनाथ में करवाया गया। असल में इसके अवशेष तो 1794 में जमींदार जगत सिंह के द्वारा पहले ही खोजे गए थे, या कहें तो उन्हें अचानक से प्राप्त हुए थे, परंतु व्यवस्था ना होने के कारण इसका मुख्य कार्य 1815 में कुछ हद तक शुरू हो पाया। इसके सीमित उत्खनन की जिम्मेदारी कर्नल कैकेंजी ने उठाई थी, जिसमें उसे कोई खास सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उसे उत्खनन में जो भी प्राप्त हुआ वो सब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित कर दिया गया। 1835-36 में कनिंघन ने सारनाथ का विस्तृत उत्खनन करवाया। उत्खनन में उन्होंने मुख्य रूप से धमेक स्तूप, चौखड़ी स्तूप और मध्यकालीन विहारों को खोद निकाला। इसका प्राचीन नाम ऋषि पतन था। ये हिरणों का जंगल हुआ करता था। बुद्ध ने हिरणों के मध्य बैठकर अपना 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। दयाराम साहनी के अनुसार शिव को भी पौराणिक साहित्य में सारंगनाथ कहा गया है और महादेव की नगरी काशी की समीपता के कारण यह स्थान शिव उपासना के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। इस तथ्य की पुष्टि सारनाथ में सारनाथ नामक शिव मंदिर की वर्तमानता से भी होती है। बुद्ध का प्रथम उपदेश लगभग 533 ईसा पूर्व से 300 वर्ष बाद का इतिहास जाना जाता है, लेकिन वो ज़्यादातर तो अज्ञात है, क्योंकि उत्खनन से इस काल का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हो पाया। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम और समुद्र काल अशोक के काल को ही कहा जाता है। उसने सारनाथ में धर्मराजी का स्तूप, धमेक स्तूप, सर्वसिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। अशोक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पुनः बौद्ध धर्म अवनति की ओर अग्रसर होने लगा। ईसा पूर्व 2री शती में शुंग राज की स्थापना हुई, लेकिन सारनाथ में इस काल का कोई लेख नहीं मिलता। बौद्ध धर्म की कुछ स्थिति में सुधार हुआ तो वह कनिष्क काल में। कनिष्क ने अपने शासनकाल में न केवल सारनाथ में वरन भारत के विभिन्न भागों में बहुत से स्तूप और विहारों की स्थापना कराई। एक किंवदंती के अनुसार बौद्ध धर्म से पूर्व यहाँ शिवोपासना प्रचलित थी, किंतु जैसे गया और अन्य स्थानों से प्रमाणित होता आया, बात इसकी पूरी तरह से उल्टी भी हो सकती है, यानी बौद्ध धर्म के पतन के बाद शिवोपासना प्रचलित हुई हो। सारनाथ के इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण समय गुप्त काल को माना जाता है। हर्ष के काल में वैंगसांग सारनाथ को सबसे खुशहाल नगर बताता है। महमूद गजनबी 1017 ई के वाराणसी आक्रमण के समय सारनाथ को भी अत्यधिक क्षति पहुंचाता चला गया।
1905 से इस पर उत्खनन का और इसे ढूंढने का पूर्णतः कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग ने ले लिया, जिसके कारण हमें आज का सारनाथ स्तूप मिलता है, जो देखने में हमें पता चलता है कि इसके सही उत्खनन और सही जानकारियां बाहर आने की। कलाकृतियों तथा प्रतिमाओं के सारनाथ क्षेत्र की खुदाई से गुप्तकालीन होने के प्रमाण मिलते हैं। ये सभी मूर्तियां और कलाओं कृतियां वर्तमान संग्रहालय में सुरक्षित हैं। गुप्त काल में सारनाथ की मूर्ति कला की एक अलग शैली मिलती है, जो बुद्ध की मूर्ति कला की एक अलग ही शैली प्रचलित करती है, जो बुद्ध की मूर्तियों को आत्मिक सौंदर्य तथा शारीरिक सौष्ठव से सम्मिश्रित करती है। भाव योजना के लिए भारतीय मूर्तिकला इतिहास के लिए ये एक अलग तरह से प्रसिद्ध है। अशोक स्तंभ मुख्य मंदिर से पश्चिम की ओर एक प्रस्तर स्तंभ है, जिसकी ऊंचाई प्रारंभ में 17.55 रही होगी, करीब 55 फुट। अब ये केवल 2.3 मीटर यानी कि 7 फुट 9 इंच रह गई है। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा अब सारनाथ संग्रहालय में है। नींव में खुदाई करते समय ये पता चला कि इसकी स्थापना 8 फुट 16 फुट और 18 इंच आकार के एक बड़े पत्थर के चबूतरे पे हुई थी। इस स्तंभ पर 3 लेख उल्लेखित हैं। पहला लेख अशोक कालीन है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, जो इस प्रकार है: जो भिक्षु भिक्षुणी संघ में फूट डालेगा, उसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा, उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा लेख कुषाण काल का है और तीसरा लेख गुप्तकालीन है। यहाँ जाने के लिए अप्रैल से अक्टूबर बहुत ही बुरा समय है, तो बिल्कुल भी ना जाएं। अक्टूबर से मार्च घूमना एकदम सुलभ और बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मी में जाने का मतलब है यहाँ झुलस जाना। तो आप ज़रूर जाइए, एक बार घूमकर अवश्य आइए। हवाई यात्रा के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बनारस है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट उतरिए और वहाँ से सीधा पहुँच जाइए सारनाथ। रेल यात्रा के लिए सारनाथ का अपना रेलवे जंक्शन है, सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्लान बनाइए और छुट्टियाँ बिताइए। आज का हमारा प्रश्न है, हमारा भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, हमारा भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आप अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं और आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो कृपया करके मुझे अपना समर्थन दें। आप अपना समर्थन मुझे लाइक, शेयर और कमेंट से दे सकते हैं। सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी